दोस्तों, मुझे पता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप सबको थोड़ी सी कंफ्यूजन तो ज़रूर होगी और उसे भी मैं दूर करूँगी, पर अभी एकदम से नहीं। इसमें से कुछ फ्लैशबैक्स होंगे जो पास्ट में हुए थे। बहुत से हादसों से पर्दा उठाएंगे, पर उसके लिए आप सबको थोड़ा सा सब्र रखना होगा। 18 सालों बाद पैराडाइज में, ये वही पैराडाइज है जहाँ की 18 साल पहले शहर के हंसने की आवाज़ें गूंजती थीं। सब लोग एक साथ मिलकर घंटों घंटों तक बातें किया करते थे और एक दूसरे की टांग खींचा करते थे। पर अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब से इस घर की जान उनकी लिटिल प्रिंसेस शहर आदित्य सिंह हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चली गई थी, तब से यहाँ खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। शहर के मरने के बाद सब तो जैसे बिखर से गए थे और शहर के जाने का सबसे बुरा असर उसके डैडा पर हुआ था। आदित्य बिल्कुल चुप चुप सा रहने लगा था। एक तो वो अपने आप को काम में बिजी रखता था या फिर हूर के साथ वक्त बिताता। हूर का भी वही हाल था। शहर के जाने के 1 साल बाद उन लोगों की लाइफ में एक बार फिर से खुशियों ने अपनी दस्तक दी थी। उनके बेटे अभय के रूप में। अभय आदित्य और हूर का इकलौता बेटा था और उसके बाद हूर ने प्रे से कंसीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो आदित्य ने कभी उसे फिर से बेबी प्लान करने की परमिशन ही नहीं दी। वैसे अभय के बाद आयु और निशा को भी एक बेबी बॉय हुआ और उन्होंने अपने बेटे का नाम वंशज रखा, जो अभय से 1 साल छोटा था। अब और रही अभी बात यूवी की, तो इन 18 सालों में यूवी अकेला ही थोड़ा ना रहता, तो उसकी लाइफ में भी एक प्यारी सी लड़की आ चुकी थी जिसका नाम पायल था। और शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक छोटी सी बेटी हुई। यूवी ने उसका नाम दिशा रखा, पर दिशा बचपन से ही थोड़ी ज़्यादा लाल प्यार में बड़ी बड़ी थी, जिससे उसे एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का टाइटल मिल चुका था। दिशा सबसे ज़्यादा उसके चाचू यानी कि आदित्य के क्लोज पर थी और घर में किसी को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं एक बार इन तीनों की उम्र को भी क्लियर कर देती हूँ। अभय 19 तो अंश 18 और दिशा 16 साल की थी। अब आगे आदित्य और हूर का रूम। इस वक्त हम देख सकते थे कि आदित्य और हूर उनके रूम में ही सोए थे और अभी अलार्म की वजह से आदित्य की नींद खुलती है। आदित्य की नींद खुलते ही उसकी नज़र सबसे पहले उसके साइड टेबल पर रखी एक फोटो पर पड़ती है, जिसमें आदित्य ने अपनी गोद में 2 महीने की शहर को पकड़ा हुआ था। आदित्य उस फोटो को वहां से उठाता है और फिर फोटो में ही छोटी सी शहर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। ये कहते वक्त आदित्य की आंखें नम सी हो जाती हैं, पर वो खुद को संभाल लेता है। तभी आदित्य उस फोटो को वहीं पर वापस रख देता है और फिर अपनी आंखों को साफ करते हुए वह हूर की तरफ देखता है, जो कि अभी वह भी उठ चुकी थी और उस फोटो यानी शहर की तरफ ही देख रही थी। तभी ये अचानक से
हूर की आंखों में आंसू बाहर आ जाते हैं और वो आदित्य को हक कर लेती है। तभी आदित्य हूर को अपनी बाहों में छिपाते हुए अपनी गिल्ट भरी आवाज में उससे कहता है, अगर मैं उस दिन शहर को गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ता तो आज हमारी बच्ची हमारे पास होती हो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से हमारी जान हम सब से बहुत दूर चली गई, जहाँ से वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। शहर की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ हूर, सिर्फ मैं। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है दो, और आपने तो बस उसे बचाने के लिए गाड़ी में छोड़ा था। पर आपको भी कहाँ पता था कि ये सब कुछ एक ट्रैप था, उस राक्षस का ट्रैप। आपने अपनी पूरी कोशिश की थी अदू, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं, पर मेरा दिल कहता है अदू कि हमारी बच्ची जिंदा है, कुछ भी नहीं हुआ है उसके साथ। तभी आदित्य अपनी आंसू भरी आंखों से हूर से कहता है, पर हमारी बच्ची हमारी आंखों के सामने, वो कार हमारी आंखों के सामने ही ब्लास्ट हुई थी हूर, और ऐसे में उस कार में मौजूद किसी का भी बचना नामुमकिन होता। उस ब्लास्ट से तो मैं और आप जैसे बड़े बड़े भी नहीं बच पाते, तो छोटी सी बच्ची कैसे बचती। नहीं हूर, हमारी जान को गए हुए पूरे 18 साल हो चुके हैं, अब वो वापस नहीं आ सकती। तभी हूर अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है आदित्य से, नहीं, मुझे वो सब कुछ भी नहीं पता, पर मेरा दिल कहता है अदू कि मेरी बच्ची जिंदा है। ये एक माँ के दिल की आवाज़ है अदू, जो बेकार नहीं जाएगी। आदित्य बस हूर की तरफ देखता है पर कुछ नहीं कहता। तभी हूर उसके फ़ोन में टाइम को चेक करती है और जैसे उसे टाइम का पता चलता है वो हड़बड़ा सी जाती है। हूर झट से बेड पर उठकर बैठते हुए आदित्य से कहती है, आज 8 बज गए हैं और मैं अब तक सो रही हूँ, हमें ऑफिस भी जाना है, हम दोनों ही लेट हो जाएंगे और अभय को भी तो उठाना है। हूर बेड पर से उठने ही वाली थी कि तभी आदित्य हूर की कमर को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। आदित्य हूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हूर रिलैक्स यार, अभी सिर्फ 8 बजे हैं, 2 घंटे हैं हमारे पास। रही बात हमारे प्रिंस की, तो अभी नीचे हॉल में होगा वंशज के साथ, क्योंकि आज उन दोनों का टेस्ट है, तो दोनों स्टडी कर रहे होंगे। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अभय और वंशज हमेशा ही साथ साथ होते हैं ना, और कितने क्लोज भी हैं। जैसे आप और भैयू हैं वैसे वो दोनों भी हैं। हाँ, भैयू का नेचर वंशज से बहुत डिफरेंट है। वंशज तो दीदू की तरह बोल्ड है, जो बोलेगा सीधा मुंह पर ही बोलेगा। तभी आदित्य हूर की बात से सहमत होते हुए उससे कहता है, हाँ हूर, वंशज बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है, वो तो निशा का डुप्लीकेट है, निशा का मेल वर्जन। तभी हूर हंसते हुए आदित्य से कहती है, वैसे हमारा बेटा भी तो आपकी ही तरह है ना, एकदम सन की और गुस्सैल, तो गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर ही रहता है। हूर की बात सुनकर आदित्य उसे घूरता है।
तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए अपने भरे हुए गालों से आदित्य से कहती है, अगर आज हमारी बच्ची हमारे पास होती तो इन तीनों से बड़ी होती, वो भी इन्हीं के साथ बड़ी होती। पर तभी हूर फिर से रोने लगती है और आदित्य उसे हक कर लेता है। वैसे अभी आदित्य के आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सहज जान थी उसकी, भले ही उसके पास अभी उनका बेटा था, पर एक बाप की लाइफ में उनकी बेटी की जगह कोई भी नहीं ले सकता। क्या? कभी भी नहीं। तो ठीक उसी तरह से आदित्य और हूर की लाइफ में जो शहर की जगह थी वो अभय कभी भी नहीं ले पाया था और ना कभी उसे ऐसा कुछ करना था। आदित्य और हूर ने अभय से शहर का सच नहीं छिपाया। उसे वक्त आने पर उन्होंने उसे सब कुछ बताया। अभय भले ही बहुत गुस्सैल था, पर उसका दिल बहुत ही ज़्यादा साफ था और वो अपनी दीदू से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। वैसे ही वंशज भी सहज से प्यार करता था, पर दिशा सहज से थोड़ी जलती थी, क्योंकि उसके चाचू जब देखो तब सहज की ही बातें करते थे। भले ही सहर अभी वहाँ नहीं थी, पर उसका जिक्र वहाँ हर रोज होता था और एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब उन सब ने यूवी, आदित्य, हूर, आयु और निशा शहर की बातें ना करते हों, उसे याद ना किया हो। शहर मरी कहाँ थी, वो तो अभी भी उनकी यादों में थी, उनके दिल में जिंदा थी। वहीं दूसरी तरफ एक अनाथ आश्रम में इस वक्त वहाँ के रूम में एक लड़की सोई हुई थी और ये और कोई नहीं, आसी थी। जहाँ बाकी लड़कियाँ एक ग्रुप बनाकर रहती थी, वहीं ये लड़की हमेशा अकेली होती थी। आसी का वहाँ कोई फ्रेंड नहीं था, वहाँ कोई उसे पसंद भी नहीं करता था। आसी को उस अनाथ आश्रम में 2 आदमी छोड़ के गए थे और इस आश्रम की जो केयर टेकर रश्मि, वो बहुत ही सेल्फिश लेडी थी, जिसने उस बच्ची को चंद रुपयों के लिए वहाँ रख लिया था। रश्मि असल में किसी जल्लाद से कम भी नहीं थी। वो पहले दिन से ही आसी से जलती थी, क्योंकि सिर्फ 4 साल की उम्र में ही आसी किसी प्यारी सी एंजल की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उस आश्रम में ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी जो सुंदरता में आसी की बराबरी करे। आसी के नैन नक्श तो सुंदर थे ही, पर उसकी बड़ी बड़ी आँखें उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार देती थी। जिस दिन से आसी उस आश्रम में अपने कदम रखे थे, उसी दिन से रश्मि ने आसी की लाइफ खराब करनी शुरू कर दी थी। जब आसी छोटी थी, तभी रश्मि के साथ साथ आश्रम के सारे बच्चे आसी को यही कहते थे कि वो किसी का गंदा खून है, नाजायज है, और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ भेज दिया। वो लोग उस बच्ची से और बहुत कुछ बुरा बुरा कहते थे, जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। जैसे जैसे आसी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उन सभी बातों का असर आसी पर भी होने लगा था। आसी के थोड़े बड़े होते ही उस रश्मि ने उस बच्ची से आश्रम के सारे काम करवाना भी शुरू कर दिया था। अगर आसी कभी उन कामों को करने से मना कर देती तो रश्मि उसे मारती थी, और हाथ या फिर किसी लकड़ी से नहीं, पर वो
चुड़ैल आसी को चमड़े के बेल्ट से मारती। आसी उसके 10 साल की उम्र से ही उस रश्मि का मार खाती आ रही थी और इसी वजह से अभी उसके पूरी बॉडी पर मारने के, जलने के और न जाने किस किस के निशान मौजूद थे। अभी भी उस रश्मि की हैवानियत कुछ कम नहीं हुई थी, पर अभी उसके साथ उस आश्रम में मौजूद कुछ लड़कियां भी रश्मि का साथ दे देती थीं और आसी को बेहोश होने तक मारती थी। आसी अभी 2 महीने पहले ही पूरे 21 की हो चुकी थी, पर उसके बावजूद भी उसे आश्रम छोड़कर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी। एक बार आसी ने बड़ी हिम्मत करके वहाँ से भागने का फैसला किया था और वहाँ से भाग भी चुकी थी, पर आसमी के कुछ गुंडों को भेजकर आसी को आश्रम में वापस बुलाया। जब आसी वहाँ वापस आई तभी उस जल्लाद रश्मि ने उस बच्ची को बहुत ही बेरहमी से बहुत ही ज़्यादा मारा कि वो अगले 3 दिनों तक वहीं बेहोश पड़ी रही। जब कभी भी आसी अपने लिए स्टैंड लेती उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और उसे इतना मार पड़ती जो उससे बर्दाश्त भी नहीं होता था। आखिर में थक हार कर अपने लिए उसने स्टैंड लेना ही छोड़ दिया और बस यही सोचती कम से कम भगवान उसकी इतनी मदद तो कर दे, एक तो उसे यहाँ से बाहर निकालने वाले को भेज दे या फिर उसे इतना तड़पा तड़पा के मारने से अच्छा है कि एक ही बार में उसकी जान ले ले। इन सब के बीच आसी के दिल में उसके पेरेंट्स के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि सच में ही उसके पेरेंट्स ने ही उसे यहाँ छोड़ा होगा। अभी आसी की पूरी बॉडी पर बहुत ही भयानक और बहुत ही गहरे घाव थे, कुछ नए तो कुछ पुराने, और उनमें से किसी भी घाव पर अब तक ना तो कोई दवा और ना कोई मलहम लगाया गया था। कुछ तो शायद इन्फेक्ट भी हो चुके थे, पर आसी को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। पैराडाइज में अभी आदित्य और रोज सबके साथ हॉल में बैठे हुए थे, सिवाय दिशा के, यूवी और पायल की बेटी के। तभी आदित्य अपने बेटे अभी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अभय अपना टेस्ट पूरा क्लियर करना और मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, ये समझना। तभी अभय अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहता है, हाँ डैड, मैं पूरा टेस्ट क्लियर करूँगा। आदित्य अपना सिर हिलाता है और वो सब बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर दिशा आती है और अपने मॉम डैड को हक करने के बाद सीधा जाकर आदित्य के पास बैठ जाती है। तभी वो आदित्य की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, चाचू आज आप मुझे पिकअप करने आओगे क्या? दिशा का सवाल सुनते ही हूर आदित्य की तरफ देखती है और यूवी दिशा से कहता है, दिशा चाचू बिजी होते हैं तो ऐसे में तुम हमेशा क्यों उन्हें परेशान करती हो? तभी आदित्य यूवी को शांत कराते हुए उससे कहता है, भाई रहने दो ना यार, बच्ची है। तभी पायल आदित्य से कहती है, तुम्हारी ही वजह से इतना बिगड़ रही है अदू। हमारे दोनों बच्चे अभय और वंश समझते हैं, पर ये लड़की दिन प्रतिदिन जिद्दी होते जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन तुम्हें पछतावा होगा।
याद रखना तुम। पायल की बातों को सुनकर आदित्य अब एकदम से चुप रह जाता है। पर दिशा गुस्से से तिलमिलाते हुए पायल से कहती है, मॉम यार, आपको और डैडा को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम ही क्यों होती है। अगर चाचू मुझे थोड़ी ज़्यादा अटेंशन देते हैं तो अच्छा है ना, क्योंकि मैं अटेंशन के लायक ही हूँ। दिशा भी पायल से बहुत ही रूडली बातें कर रही थी, जो वहाँ किसी को भी मंजूर नहीं था, और हूर को तो बिल्कुल भी नहीं। तभी हूर अपनी प्लेन आवाज़ में दिशा से कहती है, दिशा अपनी आवाज़ नीची करो। क्या तुम भूल गई हो कि वो तुम्हारी मॉम है और तुम उनके साथ ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करने का कोई भी हक नहीं है। तभी दिशा अपनी बैग पकड़ती है और उन सबसे कहती है, यू नो व्हाट, यहाँ सबको मेरे से प्रॉब्लम है। हाँ, सबको तो शहरी अच्छी लगती है ना, तो जाओ जा कर के उसको वापस। इससे पहले कि वो कुछ भी बोलती, यूवी दिशा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। तभी आयु यूवी को पीछे खींचता है और आदित्य दिशा को हक करता है। तभी यूवी दिशा को घूरते हुए अपनी शर्त भरी आवाज़ में उससे कहता है, अगर तुमने शहर के लिए फिर से कोई गलत बात बोली तो मैं तुम्हें दूसरा थप्पड़ भी मारने के लिए आगे पीछे नहीं देखूंगा। दिशा, ये क्या था? हाँ, शहर बड़ी थी तुमसे, तो तुम उसे ऐसे बिना रिस्पेक्ट के उनके नाम से नहीं बुला सकती। अगर तुम्हारे मुंह से उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं निकलती तो बुरी भी नहीं निकलना चाहिए। तभी यूवी आदित्य को घूर कर देखता है, जो अभी बस अपनी नज़रों को नीचे झुकाए हुए खड़ा था। तभी यूवी आदित्य पर भड़कते हुए उससे कहता है, तू ना ऐसे ही भूत बने चुपचाप खड़ा रहा, पर कुछ कहना मत। अभी ये लड़की तेरे आगे तेरी बेटी को नीचा दिखा रही है और तू ऐसे ही गले लगा कर खड़ा है। सच में अदू, तू खुद इसे बढ़ावा दे रहा है, शर्म कर यार थोड़ी। इसी के साथ यूवी वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही धीरे धीरे सब जाते हैं। अभी वहाँ सिर्फ आदित्य, हूर और वो तीनों बच्चे थे। दिशा अभी भी आदित्य से चिपकी हुई थी। तभी हूर आदित्य को अपनी गुस्से और हार्ट भरी नज़रों से देखती है और फिर अभय और वंश से कहती है, तुम दोनों जाओ, क्योंकि दिशा को ड्रॉप करने के लिए यहाँ उनके प्यारे चाचू हैं ना, तो जाओ। तभी अभय और वंशज दोनों हूर को हक करते हैं और एक नज़र डिसपॉइंटमेंट वाली आदित्य की तरफ देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी हूर आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहती है, यू हर्ट मी टुडे अदू। इसी के साथ वो भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद दिशा आदित्य की तरफ देखती है और फिर उससे पूछती है, क्या आप भी सबकी तरह मुझसे नाराज़ हो चाचू? तभी आदित्य अपनी खाली आंखों से दिशा की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, अभी चलो। दिशा खुशी खुशी से मान जाती है और आदित्य के साथ उसके स्कूल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ
अनाथ आश्रम में अभी आशी उसके काम कर रही थी और उसके गोरे गालों पर किसी के उंगलियों के निशान थे, जिसकी वजह से उसके गाल बहुत दाग हो चुके थे। आशी को वहाँ 3 दिन में से एक बार, वो भी रात के टाइम पर, एक सूखी रोटी दी जाती थी, जिससे उसका कभी पेट भी नहीं भरता था। उसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुबली सी दिखती थी और उसकी हाइट भी छोटी थी। आशी अपने कामों में ही लगी हुई थी कि तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं जो उम्र में आशी से छोटी थीं पर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश और घटिया थीं। तभी उनमें से एक लड़की आशी के फटे हुए कपड़ों पर पानी डालते हुए अपनी फ्रेंड से कहती हैं, अरे देखो इसे, कैसे शांति से यह अपना काम कर रही है, पर किसी को ये बता दे कि हमारे रहते हुए इसे यहाँ शांति से रहने कौन ही देगा। तभी वो आशी का नाजुक सा हाथ पकड़ती हैं, जिस पर पहले से ही बहुत से निशान बने हुए थे। तभी वो लड़की आशी की स्किन में अपने नाखूनों को चुभोते हुए आशी से कहती है, तुझे पता है कि तू एक काला दाग है, जो किसी के ऊपर लग जाए तो कोई उसे साफ नहीं कर पाएगा। अरे यार, मुझे एक बात समझ ही नहीं आती कि तू अब तक जिंदा भी कैसे है। मतलब अगर मैं तेरी जगह पर होती तो अब तक का कहीं जाकर मर जाती। इतना कहकर वो अपने फ्रेंड को हाई फाई देती है, पर वो सब आशी पर हंसने लगती हैं। तभी वो लड़की आशी के गाल पकड़कर उसे टाइटली प्रेस करते हुए आशी से कहती है, फिर से तुझे इनाम मिला है। अच्छा है, तुझे ऐसे इनाम तो रोज ही मिलने चाहिए। वैसे मानना पड़ेगा तेरे माँ बाप को, जो उन्होंने तुझ जैसी बेटी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए तुझे इस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मतलब देखना, यहाँ वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, पर एक तू ही है जिनके पेरेंट्स ने खुद तुझे यहाँ लाकर छोड़ा। इससे तो यही पता चलता है कि तेरे माँ बाप तेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और उन्होंने तुझसे अपना पीछा छुड़वाया है। इसका मतलब तो उनके पाप की निशानी है, उनकी गलती है, और कोई भी इंसान अपनी गलतियों को साथ में लेकर थोड़ा ना चलता है। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया तुझे। तभी वो आशी को एक बार ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नज़रों से देखती हैं और फिर नाजायज़ कहीं की कहती हैं और अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही आशी की बड़ी बड़ी पर खाली आंखों से पानी बहने लगता है और वो अपने मन में कहती हैं, आप लोग आशी के फ्रेंड का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस दलदल में लाकर फेंकने के लिए, और मैं आप लोगों का ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भी फिर से आप लोगों की शक्ल तक ना देखूं, क्योंकि मुझे नफ़रत है आप दोनों से, बहुत बहुत नफ़रत। आशी की बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनके पेरेंट्स कौन थे और कैसे दिखते थे। भले ही जब उसे यहाँ लाकर छोड़ा था तभी वो छोटी थी, पर आशी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज था।
जिसकी वजह से वो कुछ भी आसानी से नहीं बोल पाती थी। जहाँ आश्रम में सभी लड़कियाँ बाहर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाती थीं, वहाँ आशी आश्रम के उस 4 दीवारों में ही कैद रहती थी। और इसी वजह से ना तो उसे शिक्षा मिली और ना ही उसे बाहर की दुनिया की कोई समझ है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि सूखी रोटी और पानी के अलावा खाने पीने के लिए कोई दूसरी चीज़ें भी होती हैं। भले ही रश्मि उससे आश्रम का सारा काम करवाती थी, पर कभी उसे किचन में जाने तक नहीं देती थी और रात के गंदे बर्तनों से बचा हुआ खाना भी निकाल कर उसे कचरे में ही डाल देती थी कि बर्तनों को साफ करते समय आशी उसमें मौजूद बचा हुआ कुछ खाना ही ना खा ले। उस आश्रम में उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी तो किसी जेल में रखे कैदियों से भी कहीं गुना बदतर थी। शायद आशी के लिए इतना सब कुछ सहना काफ़ी नहीं था कि तभी रश्मि वहाँ आती है और पीछे से उसको बालों को पकड़ती है। आशी को बहुत दर्द होता है, पर वो अपने दर्द को अपने दिल में ही दबा कर रखती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने अपने मुंह से एक हल्की सी आवाज़ में निकाल दी तो वो जल्लाद रश्मि फिर से बासी के बालों को खींच लेगी। तभी वो रश्मि आशी से कहती है, पिछले 18 सालों से तू मुफ्त का खाना खाती आ रही है और मैं कोई तेरी मौसी नहीं हूँ जो तुझे मुफ्त में पालूं, तो तू अब से तू मुझे पैसे कमा कर देगी। रश्मि की बात सुनकर आशी शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से निकल जाता है, पैसे? क्यों? तभी रश्मि आशी के पहले से ही सूजे हुए गाल पर एक और थप्पड़ मार देती है और उसके बालों को खींचते हुए उससे कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? अब अगर तूने ये सवाल पूछ लिया है तो मैं तुझे बता ही देती हूँ कि तो कोई पढ़ी लिखी मैडम तो नहीं है जो बाहर जाकर किसी बड़े से ऑफिस में काम करेगी। तो अब से तू लोगों को खुश करेगी और तेरे से खुश होकर जो पैसे वो लोग तुझे देंगे ना, वो तू मुझे ला कर देगी। भले ही आशी को दुनिया की समझ नहीं थी, पर उसे ये पता था कि रश्मि उससे क्या करा रही थी, क्योंकि रश्मि कहने को तो वहाँ एक अनाथ आश्रम चलाती थी, पर उनके नाम पर उसके बहुत से काले धंधे चलते थे, जिनमें से एक ये भी था। पर अब तक उसने आशी को इसमें नहीं घसीटा था। जब आशी उसकी ये बात नहीं सुनती, तभी उसके पैरों तले उसकी ज़मीन ही खिसक जाती है। वो अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहती है, नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी, ये बहुत गंदा काम है और वो आदमी सब गंदा गंदा करते हैं, मुझे ये नहीं करना है। इसके बदले आप मुझे जितना चाहे उतना काम करवा लो, मैं वो कर दूँगी, पर ये नहीं। तभी रश्मि आशी से कहती है, तेरी हिम्मत भी कि तूने मुझे मना करेगी, और काम तो तुझे करना ही पड़ेगा, पर वो वाला नहीं जो तू कह रही है, पर वो वाला जो मैं तुझे बता रही हूँ। तू अब से बाकी लड़कियों की तरह उन्हें खुश करके मेरे लिए पैसे कमाएगी। इससे तू नहीं बच सकती।
इसमें तेरी मर्जी हो या फिर नहीं, उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुझे ये करना है तो करना है। मैं भी देखती हूँ कि तू इसके लिए कैसे नहीं मानेगी। रश्मि की बात सुनकर आशी का दिल दहल गया था और वह उससे इतना ज़्यादा डर लग रहा था जितना उसे रश्मि के मार खाते वक्त भी नहीं लगा होगा। तभी रश्मि किसी को फ़ोन करती है और फिर आशी को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नज़रों से देखते हुए फ़ोन पर कहती है, हाँ सुनो, लड़की का इंतज़ाम हो गया है, एकदम मस्त और कड़क है, ऊपर से अनछुई भी, तो मैं उसके बदले पूरे 2 पेटी लेगी। तभी वो फिर से उस इंसान से कहती है जो तीसरे तरफ फ़ोन में था, हाँ तो मुझे उस होटल का पता भेज दे, शाम तक ये लड़की उस होटल में पहुंच जाएगी। इसी के साथ रश्मि फ़ोन को रख देती है। तभी वो आशी के नाजुक से गालों को सहलाते हुए उससे कहती है, तेरी शुरुआत तो अच्छी ही रही है, मतलब तेरे लिए 2 पेटी। चल अब मैं तुझे वहाँ जाने के लिए तैयार कर देती हूँ।